स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। आज का ये लेक्चर रहेगा आंध्र प्रदेश सर्कल पीएसए क्वेश्चन पेपर 2021। तो जितने भी डिपार्टमेंट के क्वेश्चंस हैं सभी को करेंगे इस वीडियो में हम सोल्व। और साथ में रेगुलर क्लासेस हमारी चल रही हैं, आप जुड़ना चाहते हैं मैसेज हमें कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे। तो वहाँ पे हम आपको हैंड रिटन नोट्स देंगे हर एक टॉपिक के लिए, जो बिल्कुल सिंप्लीफाई करके उनको बिल्कुल सिंपल से बनाया गया है ताकि आप उनको आसानी से समझ सकें। वीडियो लेक्चर्स हर एक टॉपिक के लिए आपको मिल जाएंगे और डेली के डेली आपका एग्जाम होता है। और साथ में इस तरह 40 जो हम कर रहे हैं, इस तरह के 40 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की पीडीएफ फाइल्स विद सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जो आपकी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन कर देगी। आप ये सारा करके जाते हैं, आप एग्जाम आसानी से क्लियर कर पाएंगे। और साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में मैथमेटिक्स और रीजनिंग और जीके के लिए भी लिंक मिल जाएंगे, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चंस के साथ साथ मैं ऑप्शंस भी आपके बोलता जाऊंगा, आप अपने आंसर्स पहले खुद देने की कोशिश कीजिए और बाद में ये चीज़ का अंदाजा लगाइए कि आपको कितने क्वेश्चंस आते थे। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, मैक्सिमम साइज लिमिट ऑफ अ पार्सल इज। जो पार्सल होते हैं उनकी अधिकतम आकार सीमा, कभी मिनिमम पूछा जाता है कभी मैक्सिमम पूछा जाता है, लेकिन पूछा ज़रूर जाता है कि मैक्सिमम और मिनिमम साइज है। वो लेटर का पूछ लिया जाए, पार्सल का, बुक पैकेट का, किसी का भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे पूछा गया है पार्सल का। लेंथ 1 मीटर एंड लेंथ एंड गिर्थ इज 1.80 मीटर। 1.80 मीटर लंबाई जो आपकी 1 मीटर, और लंबाई और परिधि जो दोनों का जोड़ है 1.80 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपके पास लेंथ 2 मीटर एंड लेंथ एंड गिर्थ इज 1.900 मीटर। अब दूसरा यहाँ पे बोला गया कि जो लंबाई है वो 2 मीटर हो सकती है और लंबाई और परिधि जो है 1.900 मीटर हो सकती है। उसके बाद बोला गया लेंथ 3 मीटर एंड लेंथ एंड गिर्थ इज 1.20 मीटर। लंबाई आपकी 3 मीटर हो सकती है, लंबाई और परिधि का योग जो है 1.20 मीटर हो सकता है। नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इसकी सही आप आंसर जो होगा ये होगा आपके पास से, जो पार्सल होता है उसकी लंबाई अधिकतम 1 मीटर और लंबाई, और अगर हम परिधि की बात करें, ठीक है, उसकी हम गिर्थ की बात करें तो 1.80 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बीपी आर्टिकल कैन बी बुकड अप टू, जो वैल्यूपेबल लेख आपके होते हैं उनको कितनी सीमा तक आप बुक कर सकते हैं? 2000 रुपीज़, 5000, 20,000, या फिर कोई भी सीमा नहीं है। आप देखिए जो आपके वीपी लेख होते हैं इनके साथ क्या होता है, आपका वीपीएमओ, वैल्यूपेबल मनी ऑर्डर, और इसको बुक करने की जो अधिकतम सीमा है ये क्या होगी आपके पास? 5,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है आपके पास, द वेट लिमिट ऑफ बुक पैटर्न एंड सैंपल पैकेट इस। जो पैकेट होते हैं या फिर नमूना पैकेट जो होते हैं उनके अधिकतम भार की सीमा। नमूना क्या चीज़ होता है? किसी भी चीज़ का आप सैंपल भेजते हैं उसको कहते हैं नमूना पैकेट। तो इसमें हमें बताना है मैक्सिमम वेट इसका कितना हो सकता है। तो यहाँ पे 4 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम है, उसके बाद 20 किलोग्राम या फिर 5 किलोग्राम। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये होगा आपके पास बी। अब देखिए जो आपके बुक पैकेट होते हैं उनमें क्या होता है, आपके पास जो वेट लिमिट है वो कैसे रहती है, सिंपल से होंगे। तो 5 किलोग्राम, ठीक है। ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट, वो भी क्योंकि पैकेट है ब्लाइंड लिटरेचर वाला, उसकी 7 किलोग्राम। या फिर यहाँ पे आ जाए आपके पास बुक पैटर्न और सैंपल पैकेट, यहाँ पे बुक पैकेट नहीं है, ठीक है, बुक पैटर्न है। बुक पैटर्न और सैंपल पैकेट जो होते हैं उनमें क्या होता है, आपके पास जो मैक्सिमम वेट लिमिट होती है ये होती है 2 किलोग्राम। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। मैक्सिमम वेट ऑफ अ पार्सल दैट कैन बी बुक्ड एट बीओ इज। ब्रांच ऑफिस में बुक किए जा सकने वाले पार्सल का अधिकतम वजन कितना होगा? 4 किलोग्राम है, 2, 10, 20, कितना होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये होगा आपके पास डी, 10 किलोग्राम मैक्सिमम आप किसी भी बीओ में पार्सल की बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर क्वेश्चन में बोला गया होता मैक्सिमम वेट ऑफ अनरजिस्टर्ड पार्सल दैट कैन बी बुक्ड एट बीओ, ये अपंजीकृत पार्सल जिसे आप ब्रांच ऑफिस में बुक कर सकते हैं उसका वजन कितना हो सकता है? तो उसका वजन आपका होगा 4 किलोग्राम। तो ये आपको कर लेना है अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट है, ये वजन वाले बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। 4 किलोग्राम तब इसका सही आंसर हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके पास, फर्स्ट क्लास मेल्स आर, प्रथम श्रेणी की डाक में क्या क्या शामिल है? जो आपकी प्रथम श्रेणी फर्स्ट क्लास आर्टिकल्स होते हैं उनको पहली तो बात फ्री एयर ट्रांसमिशन दिया जाता है भारत के भीतर जहाँ पर भी पॉसिबल, और साथ में मनी ऑर्डर्स को इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट क्लास मेल आर्टिकल्स प्लस मनी ऑर्डर्स जो होते हैं जहाँ पर भी एप्लीकेबल हो भारत के भीतर इनको फ्री एयर ट्रांसमिशन दिया जाता है। और यहाँ पे हमें बताना है कि फर्स्ट क्लास मेल है कौन कौन सी। लेटर्स हैं, बुक पैकेट्स और लेटर कार्ड। आपको पता है प्रथम श्रेणी की मेल में आपके पास 3 तरह के आर्टिकल्स आएंगे। उसका दूसरी है लेटर्स, लेटर कार्ड्स एंड रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स एंड लेटर कार्ड्स, या फिर लेटर्स ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट, या फिर लेटर कार्ड्स। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ये होगा आपके पास सी, लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स और इनलाइन लेटर कार्ड जो होते हैं इनको प्रथम श्रेणी की डाक में गिना जाता है, और बाकी जितने भी आर्टिकल्स आएंगे उनको द्वितीय श्रेणी की डाक में गिना जाता है।
बुक पैकेट में नोट कंटेन, एक बुक पैकेट में क्या नहीं होना चाहिए? बुक्स एंड कम्प्लीमेंट्री कार्ड्स, प्रिंटेड नोटिस एंड सर्कुलर्स, रिटन कम्युनिकेशन या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर भी सी हो जाएगा, रिटन कम्युनिकेशन, कोई भी लिखित संचार आपके बुक पैकेट में नहीं होना चाहिए। अगला है आपके पास ईएमएस। ईएमएस क्या होता है? एक्सप्रेस मेल सर्विस, इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट जिसे कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट जिसे कहा जाता है। क्या मतलब होता है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉनिक मेल सेवा या फिर उसके बाद एक्सप्रेस मेल सर्विस, अनेबल्ड मेल सर्विस या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे मैंने इसका आंसर आपको बता दिया, एक्सप्रेस मेल सर्विस यहाँ पे हो जाएगा। और मैक्सिमम वेट लिमिट की बात करें तो 35 किलोग्राम, या अंतर्राष्ट्रीय आपकी स्पीड पोस्ट है 35 किलोग्राम तक आप इसे भेज सकते हैं। स्पीड पोस्ट इनलैंड और आपके फॉरेन में सेम इसकी वेट लिमिट रहेगी। इफ़ एन आर्टिकल इज रिफ्यूज्ड इट विल बी केप्ट इन पोस्ट ऑफिस फॉर, यदि किसी लेख को लेने से इनकार कर दिया जाता है तो कितनी समय अवधि के लिए इसको पोस्ट ऑफिस में रखा जाएगा? 7 डेज, रिटर्न टू सेंडर इमीडिएटली, 30 डेज या फिर 3 मंथ्स। तो देखिए जब भी आपका आर्टिकल जो है उसका प्राप्तकर्ता उसको लेने से मना कर देता है कि उसको नहीं चाहिए, वापस कर दीजिए, तो उसको पोस्ट ऑफिस में नहीं रखा जाएगा, तुरंत उसको प्रेषक को या जो भी सेंडर है उसको लौटा दिया जाएगा। आपके पास जब बीओ में कोई भी ऐसा आर्टिकल आता है जिसका आपका प्राप्तकर्ता उसको लेने से कर देता है और आप मशीन में जब आपकी RICT डिवाइस में उस चीज़ के लिए ये रिमार्क डालते हैं रिफ्यूज्ड, तो वो उसी दिन वापस हो जाता है। लेकिन अगर आप दूसरा कोई रिमार्क डालेंगे, जैसे आपका एड्रेस ही नहीं मिला है, ठीक है, नोट फाउंड एट होम, या फिर आपको पता नहीं चला है, ठीक है, वो घर पर नहीं है, तो ऐसी स्थितियों में उसको रोक के रखने की ऑप्शन आपके पास आती है। लेकिन अगर आपको वहाँ पे आप रिमार्क देते हैं रिफ्यूज्ड, मना कर दिया है, तो वहाँ पे आ जाता है तुरंत उसको वापस लौटाने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इंटरनेशनल रजिस्टर्ड आर्टिकल कंपनसेशन इज, अंतर्राष्ट्रीय पंजीकृत लेख पर क्या मुआवजा आपको मिलता है? ऑप्शन है आपके पास 30 SDR, 20 SDR, 40 या फिर 10 SDR। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा आपके पास से 30 SDR। SDR की फुल फॉर्म याद रखना, स्पेशल ड्राइंग राइट, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा गया क्वेश्चन है। और अंतर्राष्ट्रीय पंजीकृत लेख के लिए बात करें 30 SDR मिलते हैं। अब इससे संबंधित और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपके पास अब रजिस्टर्ड पार्सल होता है तब कितने मिलते हैं? 4.50 SDR पर किलोग्राम, ठीक है, या फिर दूसरा है आपको 40 SDR। ये दोनों भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं आपके रजिस्टर्ड पार्सल के बारे में। अगला क्वेश्चन है आपके पास, NBMS मीन्स, NBMS की क्या फुल फॉर्म होती है? ऑप्शन है आपके पास नेशनल बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम, नेशनल बिल मेल सर्विस, नेशनल बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम या फिर नन ऑफ दिस। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? बी, नेशनल बिल मेल सर्विस। एक आता है BMS, एक आता है आपके पास NBMS। BMS की फुल फॉर्म क्या होती है? बिल मेल सर्विस, और NBMS की हो जाएगी नेशनल बिल मेल सर्विस। बी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। इंडिया ज्वाइंड APPU इन द ईयर, भारत किस वर्ष APPU में शामिल हुआ? एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन को कब ज्वाइन किया भारत ने? 1970, 1963, 1973 या फिर 1985। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा 1973। यहाँ पे कंफ्यूज क्या होते हैं, एक को पूछा जाता है APPU की स्थापना कब हुई, कब ये एस्टेब्लिश हुआ 1961 में, भारत कब इसमें ज्वाइन हुआ 1973 में। दो डेट्स हैं इससे संबंधित, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। द एब्रीवेशन UPU स्टैंड्स फॉर, तो इतना आसान क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए आपको कि मार्क्स दिए हुए हैं, खुद की ले जाओ इनको, ठीक है। यूनाइटेड पोस्टल यूनियन, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, यूनाइटेड पैसिफिक यूनियन या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे UPU की जो फुल फॉर्म होती है ये होती है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, कब इसकी स्थापना हुई, कौन कौन सा देश इसका सदस्य है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। Article accept VP addressed as post resident are detained in the post office of delivery for the period not exceeding। VP लेख को छोड़कर पोस्ट रेस्टेंट के रूप में संबोधित लेख को वितरण डाकघर में कितने समय के लिए रोक कर रखा जा सकता है? 7 डेज, 3 मंथ्स, 1 मंथ या फिर 15 डेज। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आपके पास 1 मंथ। अगर VP आर्टिकल होता तो यहाँ पे 7 दिन सही हो जाता है, लेकिन VP आर्टिकल को छोड़कर बाकी कोई भी आपका आर्टिकल है, चाहे वनशोर्ड है, चाहे पार्सल है, स्पीड पोस्ट है, रजिस्टर्ड पोस्ट है, उनको 1 महीने तक आपके ऑफिस ऑफ डिलीवरी में रोक के रखा जा सकता है, वितरण कार्यालय में रोक के रखा जा सकता है। मैक्सिमम वेट लिमिट ऑफ अ फॉरेन पार्सल इज, एक विदेशी पार्सल की अधिकतम भार सीमा क्या है? 20 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 या फिर 30 किलोग्राम। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास से? अब देखिए यहाँ पे इनलैंड में और आपके पास फॉरेन में जो पार्सल वेट लिमिट है वो सेम है, स्पीड पोस्ट वेट लिमिट वो भी सेम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और याद कर रखना है इनको। इन फॉरेन पोस्ट मैनुअल दी AO मीन्स
AO का क्या मतलब है, फॉरेन पोस्ट मैनुअल में यहाँ पे पूछा गया है कि AO का क्या मतलब है। अगर फॉरेन पोस्ट में पूछा जाता, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 के अनुसार पूछा जाता तो होता आउटर सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे फॉरेन पोस्ट मैनुअल के बारे में पूछा गया है तो यहाँ पे ऑप्शंस बोली गई हैं अकाउंट्स ऑफिस ऑफ द फॉरेन कंट्री, अदर सब्जेक्ट्स, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑफ और फॉरेन कंट्री, या फिर नन ऑफ दिस। यहाँ पे दो मतलब बनते हैं, एक तो मैंने बता दिया आउटर सब्जेक्ट्स, और दूसरी यहाँ पे जो इसकी फुल फॉर्म सही हो जाएगी होगी आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑफ फॉरेन कंट्री, विदेश का प्रशासनिक कार्यालय। अगला क्वेश्चन है आपके पास, वेट ऑफ एरोग्राम शुड नॉट एक्सीड, जो एरोग्राम होता है उसका वजन अधिकतम कितना हो सकता है, 5 ग्राम, 3 ग्राम, 7 ग्राम या फिर 2 ग्राम। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा बी, 3 ग्राम से अधिक वजन नहीं होना चाहिए। द मिनिमम एंड मैक्सिमम डायमेंशंस ऑफ अ फॉरेन पार्सल प्रेस्क्राइब्ड इज, निर्धारित विदेशी पार्सल का न्यूनतम और अधिकतम आयाम क्या हो सकता है। तो ये क्वेश्चन मैंने इतनी बार समझा के आपको करवाया, गलत नहीं होना चाहिए। 100 बाई 140 मिनिमम इसकी बात की गई, और 1 मीटर बाई 2 मीटर ये इसकी मैक्सिमम बोला गया है। 90 इंटू 140 1.5 मीटर बाई 2 मीटर, या फिर 90 बाई 140, और मैक्सिमम 1 मीटर बाई 2 मीटर, या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ये आएगा आपके पास डी। अब ऐसा क्यों है, यहाँ पे देखिए जो आपकी लेंथ होती है वो किससे अधिक नहीं होनी चाहिए, 1.05 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 90 इंटू 140 तो चलिए ठीक है, ओके है, और लेकिन यहाँ पे दूसरी देखिए, यहाँ पे ये जो बोला गया है आपके पास, ये आप सही करके आ सकते हैं, लेकिन अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आपको ये डी ऑप्शन पे ही टिक लगाना है। तो 90 इंटू 140 जो है ये मिनिमम है, और मैक्सिमम की बात करें तो लेंथ जो है 1.05 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1.5 मीटर बोला गया है। और दूसरा यहाँ पे देखिए क्या चीज़ बोली है, 2 मीटर, ये बिल्कुल सही है, लेकिन बस यही गलत है, ठीक है। वहाँ यहाँ पे 0 होती, बीच में 1.05 मीटर होता तो ये आपका सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। तो इनको ध्यान से करना है। अगला क्वेश्चन है, मार्क दी करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुने। COD मींस कैश ऑन डिलीवरी, अंडर COD सिस्टम में भी एक्सचेंज VP पार्सल, COD प्रणाली के तहत VP पार्सल का आदान प्रदान कर सकते हैं। VP लेटर पार्सल, COD पार्सल में भी इंश्योर्ड इन अकॉर्डेंस विद दी कंडीशंस, ठीक है। VP जो आपके पत्र होते हैं पार्सल या फिर कैश ऑन डिलीवरी पार्सल होते हैं, उनको आप इंश्योर कर सकते हैं कंडीशंस के अंडर। ऑल दी अबव आर करेक्ट, क्वेश्चन का सही आंसर आएगा डी, ये सारी ही ऑप्शंस आपकी सही हैं। What is the minimum number of articles required to प्रीपेयर एन इंश्योर्ड बंडल, किसी भी बीमित बंडल को तैयार करने के लिए लेखों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, 1 और मोर, 2 और मोर, 3 और मोर, या फिर 5 और मोर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ये आएगा आपके पास बी, मोर देन 1। अब यहाँ पे देखिए मोर देन 1 होता तब वो सही होती, मोर देन 1 का मतलब क्या है, 2, ठीक है। एक से ज़्यादा क्या होते हैं आपके, 2 होने चाहिए, और 2 से ज़्यादा यानी कि मोर देन 1, या फिर मतलब 2 और 2 मोर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा आपके पास भी, 2 या 2 से अधिक होने पर आपका क्या बनाया जाता है, इंश्योर्ड बंडल बनाया जाता है। यहाँ पे अगर सीधा डायरेक्ट दिया होता मोर देन 1 तो वो भी करेक्ट होता, मोर देन 1 यानी कि 2 से ज़्यादा होने पर, 2 से ज़्यादा होने पर ही बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, बट इज द मिनिमम नंबर ऑफ आर्टिकल्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन इंश्योर्ड बंडल, बीमित बंडल तैयार करने के लिए लेखों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, 1 और मोर, 2 और मोर, 3 और मोर, या फिर 5 और मोर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा आपके पास बी, 2 और मोर। यानी कि यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होता है, मोर देन 1। अगर आपके पास ऑप्शन में ये दिया होता है वो भी सही होता है, मोर देन 1। और मोर देन 1 का क्या मतलब है, ठीक है, एक से ज़्यादा, और एक से ज़्यादा क्या होगा, 2 या 2 से अधिक, यानी कि 2, 3, 4, 5। जब भी इस तरह आर्टिकल आपके पास होंगे तो उनका इंश्योर्ड बंडल बनाया जा सकता है। अ मिनिमम क्वांटिटी ऑफ पीसेज कैन बी एक्सेप्टेड अंडर डायरेक्ट पोस्ट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था, नेशनल बिल मेल सर्विस, बिल मेल सर्विस और डायरेक्ट पोस्ट, इन तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ही बार में पोस्ट करने के लिए इनकी न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन है 1000, 500, 10,000 या फिर 5,000। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा आपके पास से मिनिमम आपकी 1000 होनी चाहिए, तब आप इसमें डायरेक्ट पोस्ट में इनको पोस्ट कर सकते हैं। और नेशनल बिल मेल सर्विस की बात करें, NBMS की बात करें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 10,000 होने चाहिए। और बिल मेल सर्विस की बात करें तो 5,000, अगर N लग गया 10, ठीक है, अकेला बिल मेल सर्विस है तो 5,000। दर्पण स्टैंड्स फॉर, दर्पण की फुल फॉर्म आपको बतानी है, डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर न्यू इंडिया, एक नए भारत के लिए ग्रामीण डाकघर की डिजिटल उन्नति। उसके बाद है ड्रास्टिक एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर न्यू इंडिया, डिप्लोमेटिक एडवांसमेंट ऑफ रूरल रीजनल पोस्ट ऑफिस फॉर न्यू इंडिया, या फिर नन ऑफ द अबव। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा आपके पास डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर न्यू इंडिया, एक नए भारत के लिए ग्रामीण डाकघर की डिजिटल उन्नति, ये ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी।
द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट हैज द हाईएस्ट टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। आईटी आधुनिकीकरण परियोजना के निम्नलिखित घटक की कुल परियोजना लागत सबसे अधिक थी। कौन सा था जो सबसे ज़्यादा आपका जिसकी कॉस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा थी? तो यहाँ पे एफएसआई फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर, सीएसआई कोर सिस्टम इंटीग्रेटर, डीसीएफ डाटा सेंटर फैसिलिटी या फिर नेटवर्क इंटीग्रेटर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा आपके पास सीएसआई कोर सिस्टम इंटीग्रेटर। वट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ सीवीएस अंडर आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट? आईटी आधुनिकीकरण परियोजना के तहत सीवीएस का सही अर्थ क्या है? अब यहाँ पे देखिए जब मैंने शुरुआत की थी क्वेश्चन पेपर की तो बोला था कि आपके पास आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट है, अरे क्वेश्चन पेपर में आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और वो रिपीट होते हैं, क्योंकि अलग से आपको कहीं भी ऐसा मटीरियल नहीं मिलेगा जो 10 आपके वो क्वेश्चन आपको सही करवा सके। तो आपको यहीं से करने हैं। ये 40 प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स हम कर रहे हैं, हर एक में आपको 10-10 मिलते जाएंगे, उनको करते जाइए, 400 आपके हो जाएंगे और आराम से आप 10 मार्क्स आपके ला पाएंगे। What is the total amount approved for IT modernization project of Department of Post? डाक विभाग की आईटी आधुनिकीकरण परियोजना के लिए स्वीकृत कुल राशि कितनी थी? 5,000 करोड़, ठीक है, 4,500 करोड़ या फिर 3,540 करोड़ या फिर 4,909 करोड़। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, 4,909 करोड़ थी, ठीक है, इतनी लागत में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट हैज़ हाउ मैनी डिफरेंट सेगमेंट्स? आईटी आधुनिकीकरण परियोजना में कितने अलग अलग खंड हैं? तो यहाँ पे 5 है, उसका 6, 8 या फिर 7। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपके पास सी, इसको 8 खंडों में इम्प्लीमेंट किया गया था। तो आपकी जो सी ऑप्शन है यहाँ पे सही हो जाएगी। ATMs आर इंटर ऑपरेबल विद इफेक्ट फ्रॉम, ATMs जो होते हैं कब से अंतर संचालित हैं या फिर इंटर ऑपरेबल हैं? यानी कि 31 दिसंबर 2016, उसके बाद 1/4/2017, 31/12/2018 या फिर 1/4/2016। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 31 दिसंबर 2016 से इंटर ऑपरेबल है, अंतर संचालित है। उसके बाद आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ नेटवर्क इंटीग्रेटर? नेटवर्क इंटीग्रेटर के मामले में कौन सा सत्य है? सबसे पहले, इट हैज़ 3 नेटवर्क्स प्रोवाइडर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी, NSP1, NSP2, NSP2, यहाँ पे NSP3। तो एक तो चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, NSP की फुल फॉर्म क्या होती है? नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर। और दूसरी यहाँ पे ऑप्शन बोल गया इट हैज़ ओनली 1 नेटवर्क, NSP1, इसमें सिर्फ एक ही नेटवर्क है, NSP1। और दूसरा यहाँ पे बोलेगा इट हैज़ 2 नेटवर्क्स, NSP1 और NSP2, इसमें 2 नेटवर्क है, अर्थात NSP1 और NSP2, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा, इट हैज़ 2 नेटवर्क्स, NSP1 और NSP2। नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर फुल फॉर्म ये याद रखना। नेटवर्क इंटीग्रेटर में आपको 2 नेटवर्क मिलते हैं, ठीक है, पोस्ट ऑफिस को, डिपार्टमेंट को जो प्रोवाइड करवाए जाते हैं, NSP1 और NSP2। फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट इज, तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, आपको पता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना, और नहीं पता है तब भी कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन जरूर चेक करना, मैं ढूंढ के जरूर वहाँ पे लिख दूंगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द चेंज मैनेजमेंट स्ट्रीम ऑफ आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट? आईटी आधुनिकीकरण परियोजना की परिवर्तन प्रबंधन धारा जो है क्या थी? चेंज मैनेजमेंट, इसका क्या अर्थ था, क्या इसका उद्देश्य था? चेंजिंग दी ओल्ड कंप्यूटर्स, डाकघरों में जितने भी पुराने कंप्यूटर्स हैं उनको बदलना। चेंजिंग दी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ द डिपार्टमेंट, विभाग के उत्पाद और सेवाओं को बदलना। ट्रेनिंग प्रिपेयरिंग ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ द डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग GDS, प्रशिक्षण GDS सहित विभाग के सभी कर्मचारियों को तैयार करना। उसके बाद चेंजिंग ऑल दी अर्लियर्स वेंडर ऑफ द डिपार्टमेंट, विभाग के सभी पुराने विक्रेताओं को बदलना। तो देखिए जो चेंज मैनेजमेंट स्ट्रीम था उसका क्या उद्देश्य था? ट्रेनिंग प्रिपेयरिंग ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ द डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग GDS। अब देखिए जहाँ पे आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट जब इंप्लीमेंट होगा, बहुत सारी आपकी अपडेशंस हुई, बहुत सारी चीज़ें नई नई इंप्लीमेंट हुई, तो उस नए वातावरण में जितने भी पुराने GDS थे या कर्मचारी थे वो इफेक्टिवली काम करें, अच्छे से काम कर सकें, इसलिए वहाँ उनको ट्रेनिंग देना ज़रूरी था, और यही चेंज मैनेजमेंट स्ट्रीम था। अगला क्वेश्चन है आपके पास, FSI स्टैंड्स फॉर, FSI की फुल फॉर्म आपको बतानी है। फाइनेंशियल सर्विस इंटीग्रेटर, फाइनेंशियल सर्विस इंटीग्रेशन या फिर फंक्शनल सर्विस इंटीग्रेशन या फिर नन ऑफ दी अबव। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास डी, नन ऑफ दीज। अब FSI की फुल फॉर्म क्या होती है? फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर, वो यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, दी मिनिमम एंड मैक्सिमम सम एश्योर्ड इन RPLI, RPLI के लिए न्यूनतम और अधिकतम बीमा राशि क्या है? मिनिमम और मैक्सिमम आप कितना ले सकते हैं? यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इसके लिए बोला गया, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के लिए बोला गया मिनिमम 5,000 मैक्सिमम 5 लाख, मिनिमम 10,000 मैक्सिमम 5 लाख, या फिर मिनिमम 10,000 मैक्सिमम 10 लाख, या फिर मिनिमम आपका 10,000 और मैक्सिमम 20 लाख।
तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये होगा आपके पास सी, मिनिमम आप 10,000 रुपये और मैक्सिमम आप 10 लाख रुपए की आरपीएलआई ले सकते हैं। पीएलआई में 20,000 और 50 लाख रुपए लिमिट है, दोनों को ध्यान रखना। ए लिमिट ऑफ चिल्ड्रन पॉलिसी द चाइल्ड एज शुड बी, चिल्ड्रन जो पॉलिसी होती है उसमें बच्चे की आयु कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन है आपके पास 1 से लेकर 10 वर्ष के बीच में, 5 से लेकर 18 वर्ष के बीच में, 1 से 18 के बीच में, या 5 से 20 वर्ष के बीच में। क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 5 से 20 वर्ष के बीच में उसकी आयु होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास फॉर युगल सुरक्षा, ठीक है, ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस जो होती है टर्म पीरियड क्या है, युगल सुरक्षा बीमा अवधि जो है वो कितनी हो सकती है। मिनिमम 5 वर्ष, मैक्सिमम 10 साल, ठीक है, मिनिमम आपके 5 वर्ष या फिर मैक्सिमम 10 वर्ष, मिनिमम 10, मैक्सिमम 15 या फिर मिनिमम 10 या फिर मैक्सिमम 20 वर्ष। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास बी, मिनिमम 5 वर्ष और मैक्सिमम 20 साल इसकी टर्म लिमिट हो सकती है। द नॉमिनेशन कैन बी मेड इन पीएलआई पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में समय कितने आप नामांकन कर सकते हैं। मैक्सिमम फॉर 1 पर्सन, अधिकतम आप एक के लिए। उसके बाद आपके पास मैक्सिमम फॉर 2 पर्सन, मैक्सिमम फॉर 3 पर्सन या फिर मैक्सिमम फॉर 5 पर्सन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आप 3 व्यक्तियों तक, अधिकतम 3 व्यक्तियों के लिए नामांकन आप कर सकते हैं पीएलआई में। आइडेंटिफाई रॉन्ग टर्म ऑन लोन ऑफ दी पॉलिसी, जो पॉलिसी होती है, ठीक है, जो इंश्योरेंस आप लेते हैं पीएलआई या फिर आरपीएलआई, उसमें हमें बताना है कि जो ऋण के लिए कौन सा कथन गलत है। सबसे पहले ये एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी लोन कैन बी अवेल्ड आफ्टर 3 ईयर्स, ये मैं आप पॉलिसी में 3 वर्ष के बाद लोन ले सकते हैं। WLA होल लाइफ इंश्योरेंस में आप 5 वर्ष के बाद ले सकते हैं। इंटरेस्ट 10% पर एनुम कैलकुलेट ऑन 6 मंथ बेसिस, या फिर इंटरेस्ट इज पेएबल वंस इन 6 मंथ। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास बी, होल लाइफ इंश्योरेंस में 5 वर्ष के बाद नहीं 4 वर्ष के बाद आपको लोन फैसिलिटी मिल जाती है। अब जो आप लोन लेते हैं उसके ऊपर जो आपसे इंटरेस्ट लिया जाएगा, ब्याज लिया जाएगा, वो 10% पर एनुम के हिसाब से लिया जाएगा और 6 आधार पर आपको दिया जाता है, ठीक है। 6 मंथ बेसिस वो होता है। इंटरेस्ट इज पेएबल वंस इन 6 मंथ, और आपको जो ब्याज देना है वो 6 महीने में एक बार देना है। तो ये सारे हो जाएंगे सही पॉइंट, लेकिन ये वाला जो आपका गलत है। अगला है आपके पास नॉमिनेशन फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ, किसके संबंध में नामांकन सुविधा उपलब्ध नहीं है। माइनर अकाउंट, ज्वाइंट अकाउंट, एसबी पेंशन अकाउंट या फिर ऑल दी अबव। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास से, इसमें आपको नॉमिनेशन फैसिलिटी नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि जो माइनर होते हैं उनके जो अभिभावक होते हैं वही उसके नॉमिनी होते हैं। अमाउंट इन्वेस्टेड इन किसान विकास पत्र डबल्स इन हाउ मैनी मंथ्स, किसान विकास पत्र में निवेश की गई राशि कितने महीनों में दोगुनी हो जाती है। 118, 120, 113 या फिर 124। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपके पास 1 to 4 मंथ्स में हो जाती है, 124 महीनों में हो जाती है। स्टेशन बंडल इज जस्टिफाइड व्हेन देयर आर मोर देन, एक स्टेशन बंडल कब बनाया जाता है। 5 UR ऑफ लेटर मेल, ठीक है, आपके अनरजिस्टर्ड लेटर मेल के 5 आर्टिकल्स हैं। 10 UR ऑफ लेटर मेल, उसके बाद 14 URL ऑफ लेटर मेल या फिर 24 URL ऑफ लेटर मेल। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपके पास सी 40 UR ऑफ लेटर मेल। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अब यहाँ पे वॉल्यूम 5 में जब हम करते हैं आपके MTS के सिलेबस के लिए, तो वहाँ पे आपका सिंपल साफ दिया हुआ है कि आपके क्या होनी चाहिए 14 से अधिक। जब भी आपके स्टेशन आर्टिकल्स एक्सीड करते हैं 14 से, तब आपका स्टेशन बंडल बनाया जाता है। स्टेशन आर्टिकल्स 14 से अधिक होने पर स्टेशन बंडल बनाया जाएगा। लेकिन जब हम आपके PA के एग्जाम के लिए करते हैं तो आपको कहीं पे ये चीज़ देखने को जरूर मिली होगी, एक्सीड 50 लिखा हुआ है, 15 से अधिक लिखा हुआ है, तो वहाँ पे ध्यान रखना। अगर आपके पास ये भी दिया हुआ है तब आप उसको सही कर देना, लेकिन अगर यहाँ पे आपके पास 14 वाला दिया हुआ है तो 14 वाले को सही कर देना। दोनों जब भी जितनी भी मैंने क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं उनमें दोनों में ये दोनों ऑप्शन से नहीं देखे हैं, 15 और 14 दोनों इकट्ठी नहीं देखे। एक अगर 15 दिया हुआ है तो उसमें 14 नहीं होगा, 14 यहाँ पे दिया हुआ है तो 15 नहीं दिया हुआ है, तो दोनों में से जो भी दिख जाए उसी को सही कर देना। और लेटर पोस्टेड इनसफिशिएंटली प्रीपेड इज चार्ज्ड ऑन डिलीवरी एज फॉलोज, अपर्याप्त रूप से प्रीपेड पोस्ट किए गए एक पत्र को डिलीवरी पर कितने चार्जेस के साथ वितरित किया जाएगा। यानी कि आपने क्या किया, आर्टिकल को पोस्ट तो किया, लेकिन कैसे, आधे अधूरे भुगतान उसके कर दिए हैं। अभी आपका वितरण के समय उसके ऊपर जो चार्जेस हैं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस तो चार्जेस पूरे लेगा, तो वो कैसे वितरित किया जाएगा। सिंगल डेफिशिएंसी, जो भी कमी होगी चार्जेस की सिर्फ वही ली जाएगी। नोट टू बी चार्ज, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। डबल दी अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी, कमी का 2 गुना लिया जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा यह आ जाएगा आपके पास डबल दी अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी, कमी का 2 गुना लिया जाएगा। प्री मैच्योर विड्रॉल इज अलाउड इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट
आफ्टर गर्ल अटेन्स ये जो कन्या समृद्धि खाते में लड़की की आयु कितने वर्ष से अधिक होने पर उसको समय से पहले बंद किया जा सकता है। मैच्योरिटी पीरियड कितना है आपका कन्या समृद्धि अकाउंट का 21 ईयर्स, और इसमें डिपॉजिट कितने वर्ष आपको करना पड़ेगा 14 वर्ष, ठीक है। अकाउंट खोलने की डेट से लेके 14 वर्ष तक आप इसमें जमा करेंगे, और 21 ईयर्स फ्रॉम अकाउंट ओपनिंग डेट, ठीक है। अकाउंट ओपनिंग डेट से लेके 21 वर्ष तक क्या होगा, ये मैच्योर होगा। अब यहाँ पे इसको अगर प्री मैच्योर क्लोज आप करवाना चाहते हैं, कब करवा सकते हैं, जब लड़की की आयु कितनी होनी चाहिए, 10 वर्ष, 15, 18 या फिर 21। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपके पास सी 18 ईयर्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पे 18 वर्ष की उम्र में तब किया जाता है जब उसकी शादी होती है, ठीक है। शादी के लिए जब भी 18 साल के बाद वो चाहे प्री मैच्योर क्लोज करवा सकते हैं। अभी ये आपकी डेट जो है बढ़ चुकी है, ठीक है, 21 ईयर्स आपकी हो चुकी है एज लड़की की शादी के लिए। तो इसको थोड़ा देखना पड़ेगा एग्जाम से पहले, हम फिर से एक बार इसको देखेंगे, आप कमेंट सेक्शन देख के जाना। मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क MS-11 इज इशूड बाई, आपके कार्य वितरण का जो ज्ञापन होता है किसके द्वारा इसे जारी किया जाता है, हेड पोस्ट मास्टर, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस या फिर डिविजनल सुपरिटेंडेंट। क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास डी, डिविजनल सुपरिटेंडेंट के द्वारा इसको किया जाता है, हेड ऑफ डिवीजन के द्वारा इसको किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास प्रिजर्वेशन पीरियड ऑफ नॉमिनल रोल, जो नाममात्र सूची होती है उसके परिरक्षण अवधि की बात करें तो हर एक क्वेश्चन पेपर में प्रिजर्वेशन वाला पीरियड आ रहा है, ठीक है। हमने 2020 के क्वेश्चन पेपर किए, उसमें हर एक क्वेश्चन पेपर में 1 से 2 प्रिजर्वेशन पीरियड वाले क्वेश्चन हैं। 2021 वाले कर रहे हैं, फर्स्ट ही क्वेश्चन पेपर हम कर रहे हैं अभी, तो इसमें अभी प्रिजर्वेशन पीरियड वाला क्वेश्चन देखने को मिल गया। तो यहाँ पे आपका जो देखिए प्रीवियस ईयर में भी नॉमिनल रोल के बारे में पूछा गया है, बार बार पूछा गया है। आपका मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क कौन इशू करता है, पूछा गया है। ये MO वाइड कब हो जाता है, ये भी पूछे गए। तो 2020 में हमने जितने भी क्वेश्चन पेपर्स किए हैं उसमें जितने भी क्वेश्चंस आए 2021 वाले में भी वो सेम आ रहे हैं, तो आपको ये कर लेने हैं, अच्छे से कर लेने हैं। तो यहाँ पे अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी ना तो यही सारे रिपीट होके आएंगे। आपको 50 में से 50 क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर में से पूछ सकता है, वो 30-40 भी होंगे, आपको ये अच्छे से करके जाने हैं। तो यहाँ पे नॉमिनल रोल की बात की गई है, क्या इसके प्रिजर्वेशन पीरियड होता है 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 या फिर परमानेंट रिकॉर्ड है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, परमानेंट रिकॉर्ड है, एक स्थायी रिकॉर्ड है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, MO बिकम्स वाइड, MO जो है कब शून्य हो जाता है, एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ इट्स इशू, इसके जारी होने के महीने के बाद वाले महीने की शुरुआत में। यानी कि मान लीजिए आपने इसको मार्च मंथ में इशू किया है, तो जैसे ही अप्रैल शुरू होगा ये खत्म हो जाएगा। दूसरा एट द एंड ऑफ द इशू मंथ ऑफ इशू, या फिर मार्च में आपने इसको इशू किया है, उसी के लास्ट में, मार्च के मंथ में लास्ट में ये आपका वॉइड हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ इट्स इशू, या फिर उस मंथ में, जिस मंथ में आपने इशू किया है उसके अगले महीने की लास्ट में जाके वॉइड होगा, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास सी, एट द एंड ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ इट्स इशू, इसके जारी होने के महीने के बाद के महीने के अंत में, मार्च में आपने किया, अप्रैल के लास्ट में जाके वॉइड हो जाएगा। एसओ डेली अकाउंट इज आल्सो नोन एज एसओ, दैनिक खाते को अन्य क्या कहा जाता है, ACG 17, ACG 22, ACG 24, ACG 27। जिसने 2020 के फॉलो किए हैं क्वेश्चन पेपर, वो मुझे एक भी क्वेश्चन ऐसा बता देना जो वहाँ पे उनको देखने को नहीं मिला है, ठीक है। तो एसओ डेली अकाउंट के बारे में भी पूछा गया, क्या होता है ACG 22। और अगर वीओ डेली अकाउंट की बात करें, अब यहाँ पे अगर आपने नहीं देखा तो अपना वीओ डेली अकाउंट जो आप बना के भेजते हैं एसओ को, उसके ध्यान में रखना, ऊपर में लेफ्ट हैंड साइड में लिखा होता है ACG 22, रिजर्वेशन पीरियड भी साथ में लिखा होता है, ध्यान से आप देख लेना एक बार जाके। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, एसओ डेली अकाउंट जो होता है ACG 22 होता है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, PPF अकाउंट इज ओपनड विद मिनिमम अमाउंट ऑफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट जो है न्यूनतम कितनी राशि से खोला जा सकता है, 100 है, 200 है, 500 है या फिर 1000 रुपीज़। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा 500 रुपीज़ से खोल सकते हैं सेविंग, और आपका PPF का अकाउंट सेम खुलता है, सुकन्या का 250 से खुलता है, बाकी मोस्टली आपके जो है वो 1000 से खुलते हैं। ट्रांजिट बैग्स मस्ट ऑलवेज बी क्लोज्ड एंड सील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ, ट्रांजिट बैग हमेशा किसकी उपस्थिति में सील उनको करना चाहिए या बंद करना चाहिए, सीनियर मोस्ट ग्रुप D ऑफ द सेट या फिर IRM जो होता है इंस्पेक्टर रेलवे मेल सर्विस या फिर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल सर्विस, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट मेल गार्ड और मेल एजेंट, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपके पास हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट मेल एजेंट और मेल गार्ड के द्वारा। टेरिटोरियल मनी ऑर्डर बंडल शुड बी प्रिपेयर्ड व्हेन द नंबर ऑफ मनी ऑर्डर एक्सीड्स, मनी ऑर्डर की संख्या कितने से अधिक होने पर मनी ऑर्डर बंडल जो है आपका बनाया जाता है, और कौन सा, टेरिटोरियल वाला, प्रादेशिक जो होता है, 3, 6, 10 या फिर 5। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा सी, मोर देन 10 जब भी आपके मनी ऑर्डर्स होंगे, ठीक है, जो भी आपके मनी ऑर्डर्स हैं टेरिटोरियल बंडल बनाया जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपके पास, इफ एन अनपेड और अंडर पेड रजिस्टर्ड आर्टिकल अंडर फॉरेन पोस्ट इज टेंडर्ड एट दी काउंटर, यदि काउंटर पर विदेशों के लिए बिना भुगतान या आधे अधूरे भुगतान वाला पंजीकृत आपका कोई भी लेख लाया जाता है जिसका पंजीकरण करने के लिए आपको कहा जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट कैन नॉट बी रजिस्टर्ड एंड रिफ्यूज्ड, इसे पंजीकृत नहीं किया जाएगा और मना कर दिया जाएगा कि नहीं करेंगे, आपको सारे चार्जेस देने पड़ेंगे। इट कैन बी रजिस्टर्ड विद अ नोट दैट द डेफिशिएंसी वुड बी कलेक्टेड फ्रॉम द एड्रेसी, इसे एक नोट के साथ पंजीकृत किया जा सकता है कि कमी जो है वो प्राप्तकर्ता से आप ले लेना, ठीक है, जो भी चार्जेस है वो एड्रेसी दे देगा। इट हैज़ टू बी हैंडेड ओवर टू द पोस्ट मास्टर फॉर हिज डिस्पोजल, इसके निपटान के लिए इसे पीएम को सौंप देना चाहिए। नन ऑफ अबव, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ये आएगा आपके पास, इट कैन नॉट बी रजिस्टर्ड एंड रिफ्यूज। अगर आपका कोई भी अनपेड और अंडर पेड आर्टिकल है जिसे आप फॉरेन पोस्ट के थ्रू भेजना चाहते हैं रजिस्टर्ड करवा के, तो इसको नहीं किया जाएगा। लाइव मेल सर्वे इज कैरिड आउट, लाइव मेल सर्वे कब किया जाता है, ईयरली, मंथली, हाफ ईयरली या फिर वंस इन 2 ईयर्स, 2 साल में एक बार, अर्धवार्षिक, भर महीने या फिर सालाना। क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, हर महीने किया जाता है लाइव मेल सर्वे जो होता है आपका। और अगला क्वेश्चन है आपके पास, मार्क द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन आपको बतानी है। फॉर द पर्पस ऑफ बैग अकाउंट पोस्ट ऑफिस इज ए यूनिट बैग ऑफिस, बैग खाते के प्रयोजन के लिए पोस्ट ऑफिस एक यूनिट बैग कार्यालय। मेमो ऑफ ऑथराइज्ड बैग बैलेंस इज इशूड बाय सीनियर सुपरिटेंडेंट या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस और आरएमएस ऑफिस। डायग्राम ऑफ सॉर्टिंग केसेस प्रिपेयर्ड बाय एसआरएम सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा डी, ये सारी ही ऑप्शंस आपके बिल्कुल सही हैं। जिन्होंने 2020 वाले 20 क्वेश्चन पेपर फॉलो किए हैं वो कमेंट सेक्शन में बताना क्या 45 क्वेश्चन पेपर्स आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम से नहीं आए हैं। अगर नहीं आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। मुझे जहाँ तक लगता है कि 45 प्लस क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर के एग्जाम से आए हैं, तो आपको ये अच्छे से कर लेने। और मैं अगर आपके यहाँ पे नीचे आपको जीके और मैथ भी करवा दूँ साथ में, तो आपके लगभग 80 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में से आए हुए हैं। अब ये तो नहीं है कि आंध्र प्रदेश वालों को सेम आंध्र प्रदेश वाले डाल दिया जाएगा, हो सकता है उनको राजस्थान वाले कुछ क्वेश्चन आ जाएं, यूपी बिहार वाले कुछ आ जाएं, तो आपको ये अच्छे से कर लेने हैं। प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन पेपर्स को मत छोड़ना, 2020-2021 को आप करके जाओ। 40 क्वेश्चन पेपर्स हम करवा रहे हैं, आप इनको अच्छे से कर लो, आपका एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, पीडीएफ आपको चाहिए वहाँ पे मैसेज आप कर सकते हैं, हम वो भी प्रोवाइड करवा देंगे। और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बनते हैं हर एक टॉपिक है वो अलग से प्रोवाइड करवा देंगे। आपकी इंस्टेंट आपकी जल्दी से तैयारी हो जाएगी, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, हर एक चीज़ को डिटेल में नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट आप पढ़ के जाएंगे, आपका एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।